today we will begin with a new topic called fiber to fabric. Last Monday को जो हमने केमिस्ट्री का टॉपिक किया था उसमें we discussed about synthetic fabrics. इसमें हम क्या करेंगे, हम नेचुरल फैब्रिक डिस्कस करेंगे. नेचुरल फैब्रिक जो है वो बायोलॉजी में क्लासिफाई हो जाएगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस टुडे. बिफोर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फैब्रिक, हमें देखना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटेरियल की, कि क्लोथिंग जो है वो कब से स्टार्ट हुआ. सो एंशिएंट टाइम्स में जो लोग थे दे यूज्ड टू यूज लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज या फिर एनिमल का स्किन एज देयर क्लोथिंग. उसके बाद जब एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज बनने लगे, जब एग्रीकल्चरल सेटलमेंट होने लगा, उस वक्त ग्रास और ट्विग्स जो होते हैं, वीक स्टेम्स जो होते हैं उनको हम ट्विग्स कहते हैं, उन सभी को वीव करके दे यूज्ड टू मेक मैट्स एंड बास्केट, ये सभी चीजें वो लोग बनाने लगे थे. अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्लीस जो होता है वो एक एनिमल का हेयर होता है, जो कोट का हेयर होता है उसको वी से फ्लीस. जो फ्लीस होता है उसको एक साथ वीव करके इट वाज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक. तो ऐसा हिस्ट्री था, स्टार्ट हुआ था विथ वेरी सिंपल लीव्स का क्लोथिंग नहीं, लीव्स का कवरिंग बनाकर, और एंड हुआ फैब्रिक में. अर्ली इंडियंस जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले क्लोथिंग बनाना यूजिंग कॉटन. फैब्रिक बनाते थे वो कॉटन को यूज करके, जो कि गंगा रिवर के बाजू में होता था. उस रीजन में कॉटन का ग्रोथ ज्यादा था. अपार्ट फ्रॉम कॉटन, फैब्रिक और किस चीज से बनता है, तो फ्लैक्स एक प्लांट है, इससे भी नेचुरल फैब्रिक हमें मिलता है. इजिप्ट में रिवर नाइल के बाजू में दे यूज्ड टू कल्टीवेट फ्लैक्स अलोंग विथ कॉटन, और इन दोनों का यूज वो लोग फैब्रिक बनाने के लिए करते थे. ये जो टाइम था एंशिएंट टाइम, इस वक्त स्टिचिंग जो था ये नोन नहीं था. थ्रेड जो है, थ्रेड वाज नॉट इन्वेंटेड, एक प्रॉपर थ्रेड जिससे हम स्टिचिंग कर सके. तो स्टिच्ड क्लॉथ जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था. व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू मेक लॉन्ग क्लोथ्स, और उसको वो लोग ड्रेप करते थे, जो कि हम आज भी देखते हैं इंडिया में. साड़ी, लुंगी, धोती, ये सभी चीजें लॉन्ग क्लोथिंग होती है जिसको ड्रेप किया जाता है. तो ये रेमिनेंट ऑफ एंशिएंट कल्चर है जो हम देखते हैं. जब इन्वेंशन हुआ सुइंग नीडल का और सुइंग मशीन वगैरह, सिंपल मशीन का, तभी पीपल जो लोग थे दे स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ्स यूजिंग स्टिचिंग. तो फैब्रिक के बारे में बात करें, एक फैब्रिक या फिर एक पीस ऑफ क्लोथ जो होता है वो कैसे बनता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ यार्न. यार्न जो होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, वीव करेंगे एक साथ, तो हमें मिलेगा फैब्रिक. यार्न जो है वो कहाँ से हमें मिलेगा, तो यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर को हम पहले यार्न में कन्वर्ट करेंगे, उस यार्न को हम यूज करेंगे क्लोथिंग बनाने के लिए. तो नेचुरल फैब्रिक्स जो है, नेचुरल फाइबर्स जो है, हम वो पढ़ने वाले हैं आज. नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल में आ जाता है कॉटन एंड वुल. सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे सामने साइट करते हैं कॉटन वुल है. अपार्ट फ्रॉम दैट सिल्क, जूट, ये सभी चीजों का भी फैब्रिक बनता है. नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उसको वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई एज प्लांट ओरिजिन फाइबर एंड एनिमल ओरिजिन फाइबर. प्लांट ओरिजिन फाइबर हमें प्लांट से मिलेगा, और एनिमल ओरिजिन फाइबर we can obtain it from animals. तो ये जो चार फैब्रिक्स है, नेचुरल फाइबर्स है, कॉटन, जूट, वुल एंड सिल्क, हम ये सब इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले हम प्लांट फैब्रिक्स को डिस्कस करेंगे. प्लांट फाइबर या फिर प्लांट ओरिजिन फाइबर जो है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है कॉटन एंड जूट. ये जो दो है हम इन दोनों पे फोकस करेंगे. स्टार्टिंग विथ कॉटन. कॉटन वुल एक चीज होती है जो हम देख सकते हैं, जो हमारा बेडिंग होता है या फिर पिल्लो के अंदर स्टफिंग होता है, उसके अंदर एक वुल लाइक मटेरियल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन वुल. उसी को हम कॉटन वुल कहते हैं, जो मैट्रेस को फिल करने के लिए यूज किया जाता है. कॉटन वुल जो होता है ये कॉटन फाइबर जो होते हैं उसके स्ट्रैंड होते हैं जो एक साथ आए हुए होते हैं. कॉटन वुल से ही हम यार्न बनाएंगे या फिर कॉटन के थ्रेड्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन वुल कहाँ से आया. तो कॉटन वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन का जो प्लांट है
वहां से हमें कॉटन वुल मिलता है। उसके जो सीड्स होते हैं वो कवर होते हैं कॉटन वुल से। तो कॉटन को हम कमर्शियली कल्टीवेट करते हैं। उसके लिए फेवरेबल सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल वी कैन फाइंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वहां पे ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा मिलता है, और रिच इन आयरन। और ब्लैक सॉइल जो है इट इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, फॉर द रीजन कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सो अपार्ट फ्रॉम ब्लैक सॉइल एक वार्म क्लाइमेट भी जरूरी है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया में है, दैट इज नेसेसरी। तो ये दोनों चीजें फेवरेबल होती है टू कल्टीवेट कॉटन क्रॉप्स। जब कॉटन का फ्रूट होता है, जब क्रॉप कल्टीवेट हो जाता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कॉटन बोल्स। कॉटन बोल्स का जो साइज होता है वो लेमन के साइज के जितना बड़ा होगा, एक गोल्फ बॉल या फिर लेमन के साइज के जितना बड़ा। तो जब ये फ्रूट्स मेचर होंगे तो ये खुल जाएंगे और इट विल बर्स्ट ओपन। और जब वो खुल जाएगा तो जो सीड होगा फ्रूट के अंदर वो कवर्ड रहेगा एक व्हाइट कलर के वुली सब्सटेंस से, जिसको हम कहते हैं कॉटन वुल। ये जो कॉटन वुल है ये इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। और ये फ्रूट है जो कि ओपन हो चुका है और इसके अंदर सीड होगा। सीड इज कंप्लीटली कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स। इस पूरे यूनिट को कॉटन बोल कहते हैं। सो वंस हम इस स्टेज में आ जाते हैं जहां पे हमें कॉटन बोल्स मिल जाता है जो कि ओपन हो चुका होता है, कॉटन को हमें हैंड पिक करना रहता है। लार्ज स्केल में आजकल मशीन्स भी यूज किए जाते हैं फॉर दिस प्रोसेस। एक बार कॉटन बोल सेपरेट हो गए तो हम क्या करेंगे, सीड्स को निकाल देंगे। फाइबर और सीड को सेपरेट करेंगे बाय अ मेथड, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कोम्बिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग जो है ट्रेडिशनली हैंड से किया जाता था, बट नाउअडेज वी हैव मशीन्स फॉर दिस प्रोसेस, फॉर रिमूवल ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड। सीड और फाइबर को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसके लिए भी अब मशीन्स होती हैं। सो नेक्स्ट इज जूट। जूट जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट। जूट का जो फाइबर होगा वी विल गेट फ्रॉम जूट का प्लांट। जूट का प्लांट को हम हार्वेस्ट करते हैं जब उसका फ्लावरिंग सीजन होता है। जूट का कल्टीवेशन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। मेनली इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम, ये तीन स्टेट प्रीडोमिनेंट है जूट के कल्टीवेशन के लिए। ओके, जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन बिकॉज फ्लावरिंग सीजन में जो जूट का फाइबर होता है इट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर मेकिंग क्लोथिंग या फिर कुछ भी मटेरियल्स आउट ऑफ इट। तो जो स्टेम्स होंगे, कौन सा पार्ट हम यूज करेंगे टू मेक फाइबर्स, टू ऑब्टेन फाइबर, वो होता है जूट प्लांट का स्टेम। स्टेम ऑफ जूट प्लांट जो है वी हार्वेस्ट देम फ्लावरिंग सीजन में। उसके स्टेम्स को अलग किया जाता है फ्लावर से और बाकी पार्ट ऑफ प्लांट से, एंड उसको रॉट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टेम जब रॉट होता है तो फाइबर्स जो है वो सेपरेट हो जाता है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉटन के भी केस में, जूट के भी केस में, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करेंगे। फैब्रिक्स बनाने का प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। पहले हमें नेचुरल फाइबर्स लेना है, जो कि हमने देखा कॉटन वूल हम कैसे निकाल रहे हैं, और जूट के स्टेम से हमें जूट फाइबर कैसे मिल रहा है। तो एक बार हमें नेचुरल फाइबर मिल जाएगा, इस फाइबर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू यार्न। यार्न जो होगा इट विल बी अ थ्रेड लाइक मटेरियल जिससे वी कैन मेक क्लोथिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल सी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। जो हमें कॉटन और जूट का फाइबर मिला है उससे हम यार्न कैसे बनाएंगे। सो यार्न सिंथेसिस, जिसको हम स्पिनिंग भी कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। कॉटन के केस में अगर हम देखें तो मास ऑफ कॉटन वूल हम लेंगे और उसको हम ड्रॉ करेंगे जितना लंबा हो सके, वी विल ड्रॉ इट। और उसका एक बार वो जितना ड्रॉ हो रहा है उतना कर लिया जाएगा, इतना करेंगे कि वो ब्रेक नहीं हो। और उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट टू ट्विस्ट इट। तो ये बेसिक था। ये जो ट्विस्टेड, ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड यार्न्स जो है इसको एक साथ लाया जाता है टू मेक ए लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर।
अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस, ये जो हाथ से नहीं किया जाता है, वी डू नॉट डू इट विथ अवर हैंड्स। पहले करते थे पर अब मशीन्स आ गए हैं, इट हैज रिप्लेस्ड लेबर। तो क्या होगा, एक सिंपल डिवाइस होता है जिसको हम हैंड स्पिंडल कहते हैं। हमने चरखा भी देखा है, वो भी यार्न सिंथेसिस के लिए ही यूज किया जाता है। जो कॉटन वूल होगा, टू कन्वर्ट इट इनटू थ्रेड और यार्न, वी यूज चरखा। चरखा और वो जो हैंड स्पिंडल है, ये दोनों जो मशीन्स है, ये काफी सिंपल मशीन्स है। इससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यार्न पॉसिबल नहीं है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यार्न के लिए हमें और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीन की जरूरत होगी। ओके, सो यूज ऑफ चरखा। चरखा सभी को पता है क्या होता है। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम। उन्होंने इनकरेज किया था कि इंडियंस स्वदेशी क्लोथिंग यूज करे इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लॉथ्स व्हिच इज इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश मिल। ब्रिटिश मिल से जो क्लोथिंग आ रहा है उसे बॉयकॉट किया जाए और हम जो इंडिया में क्लॉथ बनाएंगे हमें वो यूज करना चाहिए। तो इसे पॉपुलराइज और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाया था कॉल्ड एज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। 1956 में ये बनाया गया था। ओके, तो यार्न बनाने का प्रोसेस सभी को समझ में आया। वी यूज कॉटन वुल एंड वी स्पिन इट विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पिंडल या फिर चरखा, या फिर ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल वी यूज मशीन्स। और एक बार हमें यार्न मिल जाए तो यार्न से वी कैन मेक क्लोथिंग। क्लोथिंग जो होगा हमारा फैब्रिक, वो कैसे बनाया जाएगा यार्न से, तो इसके लिए टू डिफरेंट मेथड्स है। एक तो है वीविंग एंड द सेकेंड वन इज निटिंग। वीविंग हमें हम देखते होंगे, जब हम छोटे थे तो हमें एक क्राफ्ट का एक्सपेरिमेंट मिलता था जिसमें हमें स्ट्रिप ऑफ पेपर्स मिलते थे और हमको उसको एक साथ वीव करके एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाना होता था। तो वो वीविंग होता है, उस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। वीविंग लार्ज स्केल में लूम में होता है। अगर ये सिंपल मशीन से किया गया है, इसे हम हैंडलूम कहते हैं। हैंडलूम की क्लोथिंग एग्जीबिशन में लगती है, एक्सपेंसिव होती है काफी। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल स्केल में मशीन से लूम करना, जिसमें लॉन्ग थ्रेड ऑफ क्लोथिंग लगा हुआ होता है और उसको हम मशीन से वीव करते हैं। ये पावर ऑपरेटेड होगा। सो लूम्स भी दो टाइप के होते हैं, हैंडलूम्स होते हैं, पावर ऑपरेटेड लूम्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम वीविंग एक और प्रोसेस है निटिंग का। निटिंग हम देखते हैं वुलन स्वेटर्स जैसे निट किया जाता है। सिमिलर वे में कॉटन या फिर जूट के फैब्रिक को भी हम निट कर सकते हैं। एक सिंगल थ्रेड लेंगे या फिर यार्न लेंगे और उसको निट किया जाता है। निटिंग का प्रोसेस कम यूज करते हैं जब लार्ज स्केल क्लोथिंग हमें बनाना होता है। निटिंग इज मोस्टली यूज फॉर आइटम्स लाइक सॉक्स या फिर हैंडकरचीफ और वो सभी चीजों के लिए। निटिंग कैन बी डन बाय हैंड एंड इट कैन ऑल्सो बी डन बाय मशीन्स। तो यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने दो प्रोसेस देखे। वन वाज वीविंग एंड अनदर वाज निटिंग। वीविंग के केस में वी विल हैव लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ वी विल हैव लॉन्ग मल्टीपल लॉन्ग थ्रेड। उन सभी थ्रेड को हम वीव करेंगे, एक दूसरे से इंटरट्वाइन करेंगे इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर। ये लूम्स में अचीव किया जा सकता है। हैंडलूम के लिए सिंपल मशीन यूज करेंगे एंड फॉर पावर ऑपरेटेड लूम्स उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स मशीन यूज करेंगे जो कि पावर कंज्यूम करेगा, जिसके लिए लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अपार्ट फ्रॉम वीविंग हमने एक और प्रोसेस देखा निटिंग का, विच इज सिमिलर टू निटिंग ऑफ वुल टू मेक स्वेटर। तो इस तरह से कॉटन या फिर जूट का फैब्रिक जो कि हमें प्लांट से ऑब्टेन हुआ है इज कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ्स। तो कॉटन और जूट ये दोनों एग्जाम्पल प्लांट ओरिजिन फैब्रिक्स का था। कॉटन और जूट के अलावा देर इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फैब्रिक जो कि हम देखते हैं। इट इज नोन एज कोकोनट फैब्रिक। कोकोनट फैब्रिक जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट, नेचुरल फाइबर होगा बिकॉज कोकोनट से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इस कोकोनट फैब्रिक को कहा जाता है कोयर। कोयर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क होता है, द ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है कोकोनट के कोट और फ्रूट के बीच में, दैट इज नोन एज हस्क। हस्क को सिंथेसाइज करके हम एक फैब्रिक बनाते हैं जिसको कोयर कहते हैं।
ये हम मैट्रेस में भी देखते हैं, इसका ब्रश बनता है, डोर मैट्स बनता है। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट ओरिजिन फैब्रिक। तो यहाँ पे हमारा प्लांट ओरिजिन फैब्रिक जो है वो खत्म होता है। सो एवरीवन, शैल आई मूव ऑन? ओके, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है एनिमल ओरिजिन फैब्रिक्स। एनिमल ओरिजिन फैब्रिक्स में हम देखेंगे वुल एंड सिल्क। तो सबसे पहले हम वुल के बारे में बात करते हैं। वुल कहाँ से आता है? तो वुल एनिमल से आता है। एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक, ये सभी एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वुल यील्डिंग एनिमल। ऐसे एनिमल जिनसे हमें वुल मिले। तो इनके एग्जाम्पल में शीप, गोट एंड याक आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज किया जाता है टू ऑब्टेन वुल। तो एक्चुअल में एनिमल का कौन सा बॉडी पार्ट हम यूज करेंगे टू टेक आउट वुल? तो जो उनके कोट में हेयर होता है उसको हम कहते हैं वुल फैब्रिक, वुल फाइबर। तो ये जो वुल फाइबर है, इट इज द हेयर विच इज ऑन द कोट ऑफ द एनिमल। इन एनिमल के ऊपर हेयर होता क्यों है? तो हेयर जो होता है, इट कैन ट्रॉप अ लॉट ऑफ एयर। ये वाला पॉइंट हमने एक बार पहले भी देखा है कि जो वुलन ब्लैंकेट्स होते हैं वो विंटर में हम क्यों यूज करते हैं। तो हेयर जो है, इट कैन ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर विल बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने के वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो नहीं हो पाएगा। उसके वजह से हीट जो है वो एक जगह कंसील्ड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल का बॉडी की जो हीट है वो डेसिपेट नहीं होगी सराउंडिंग में, और एनिमल का बॉडी वार्म रहेगा। सो दिस इज द रीजन एनिमल के पास हेयर होता है। वुल जो है, वी डिराइव वुल फ्रॉम दीज फाइबर्स, जो कि एनिमल के स्किन के ऊपर, एनिमल के कोट के ऊपर प्रेजेंट है। अभी हम बात करेंगे एनिमल्स जो कि वुल, जिनसे हमें वुल मिलता है। अपार्ट फ्रॉम शीप, शीप एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम सभी को पता होता है कि शीप से हमें वुल मिलता है। याक वुल हमें याक से मिलेगा। याक वुल कॉमनली यूज किया जाता है नेपाल, तिब्बत एंड लद्दाख में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वुल कॉल्ड मोहेर, जो कि अंगोरा गोट से मिलता है। अंगोरा गोट्स जो है, दे आर द रीजनल गोट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के हिली रीजन में एक अंगोरा गोट की स्पीशीज होती है, एक वैरायटी होती है, जिनका वुल जो होता है, इन गोट से जो वुल हमें मिलता है, वी कॉल दैट वैरायटी एज मोहेर। अपार्ट फ्रॉम मोहेर, जम्मू एंड कश्मीर से एक और स्पेशल टाइप ऑफ गोट आता है, जिसका जिसका फर जो होता है, इट इज वेरी स्पेशल। जो कश्मीरी गोट, इनको हम कहते हैं कश्मीरी गोट। कश्मीरी गोट का जो हेयर होता है, उससे जो शॉल्स वगैरह बनाते हैं, उन्हें हम पश्मीना शॉल्स कहते हैं। पश्मीना शॉल्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज ये जो गोट है वो सिर्फ इसी रीजन में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेगा। सो इनका जो एनिमल हस्बेंड्री जो होता है गोट का, वो इस रीजन को स्पेसिफिक है। अपार्ट फ्रॉम गोट एंड याक, कैमल्स जो होते हैं, उनके बॉडी का हेयर है, हेयर जो होता है उससे भी एज अ वुल हम यूज करते हैं। लामा एंड अप्लाका, लामा जो है वो एक कैमल के जैसे दिखने वाला एनिमल है। दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। लामा एंड अप्लाका, ये दोनों के भी बॉडी हेयर को हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन वुल। सो ये सभी एनिमल्स थे जो कि एग्जाम्पल है वुल यील्डिंग एनिमल का। ओके, तो अभी ये जो वुल हमें मिला है, ये सभी एनिमल से, हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू फाइबर, जो कि हम यूज कर सके टू मेक क्लोथ्स। तो सबसे पहले तो वी विल हैव टू सेलेक्टिवली ब्रीड द एनिमल। जो हमारा एनिमल है वो, उसका सेलेक्टिव ब्रीडिंग करना होगा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब क्या? सो वन पेरेंट, जो दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, उसमें से एक पेरेंट जो होगा, इट हैज टू बी ऑफ अ वेरी गुड ब्रीड, ताकि जो ऑफस्प्रिंग्स हो, उनका जो वुल हो, इट शुड बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस है। इसमें भी इंश्योर हमें कौन सी क्वालिटी ऑफ वुल चाहिए, और जो हमारी क्वालिटी है हम उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं और हम सेलेक्ट करेंगे एक ऐसा पेरेंट जो कि वो क्वालिटी दिखा रहा हो, और उस क्वालिटी वाले पेरेंट को हम यूज करेंगे ब्रीडिंग के लिए।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगा और जो ग्रो होगा, उसके पास वो सभी क्वालिटीज होंगी जो हमने देखे थे पेरेंट में। तो एक बार शीप हमारा ग्रो हो गया या फिर जो भी एनिमल है वो ग्रो हो गया, तो उसका उसके बॉडी में जो थिक कोट होगा वो हम शेव कर देंगे टू गेट वुल। ये जो प्रोसेसिंग ऑफ वुल इनटू फाइबर है, इसमें 6 स्टेप्स है जो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला स्टेप है, जो हमारा सेलेक्टिवली ब्रेड एनिमल है उसको उसके बॉडी का जो कोटिंग है वो हमें शेव करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हेयर को नहीं रिमूव करेंगे, अलोंग विथ हेयर हम एक जो एनिमल की बॉडी का एक थिन लेयर ऑफ स्किन है जिसमें हेयर होगा, हम उसको भी रिमूव करेंगे साथ में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग का जो प्रोसेस है, इट इज नॉट पेनफुल फॉर द एनिमल, इवन दो उसमें एक थिन लेयर ऑफ स्किन निकल रहा है, स्टिल उसके पास बहुत थिक कोट होता है स्किन का, तो उसमें से थिन लेयर निकाल भी दिया जाए तो एनिमल को कोई हार्म नहीं होगा। मोस्टली ये जो शेयरिंग का प्रोसेस है ये किया जाता है समर में। समर में जब एनिमल को उसके थिक कोट की जरूरत नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तब ये शेयरिंग का प्रोसेस किया जाता है। मशीन यूज करते हैं जो कि बार्बर के भी पास होता है, हम देखते हैं फॉर शेविंग द हेड, वो वाली वैसे टाइप की मशीन हम यूज करते हैं शेयरिंग के प्रोसेस के लिए। ओके, स्टेप 1 जो था शेयरिंग था, वंस शेयरिंग इज डन, हमारे पास एक लेयर ऑफ स्किन होगा अलोंग विथ हेयर। तो ये जो हेयर के साथ जो स्किन हमें मिला है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम वॉश करेंगे। ये जो शेयर्ड स्किन अलोंग विथ हेयर हमें मिला है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, इसको हम वॉश करेंगे टू रिमूव ऑल द डस्ट एंड ग्रीस, और वो जो एनिमल का स्टिंक होता है उसको रिमूव करने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्काउरिंग। स्काउरिंग मशीन से होता है। वंस स्काउरिंग इज डन, तो हमारे पास जो स्किन बचेगा अलोंग विथ हेयर, हम उसको सॉर्ट करेंगे। हम देखेंगे कि अच्छी वैरायटी कौन सी है, वी विल सॉर्ट इट आउट अकॉर्डिंग टू द वैरायटीज ऑब्टेन्ड। उनका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है। कलर यूजुअली 3 कलर्स होता है जो कि हमें नेचुरली मिलता है। एक होता है व्हाइट, दूसरा है ब्राउन और थर्ड वन इज ब्लैक। ये 3 कलर को सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी। वंस सॉर्टिंग इज डन, क्या होता है, जो वुल होता है, जो हमारा वुल फाइबर है, उसमें हम देख सकते हैं एक छोटा छोटा स्मॉल फ्लफी फाइबर का अपीयरेंस, जिसको हम बर कहते हैं। ये जो हमारा स्वेटर है हम उसमें भी देख सकते हैं। जब स्वेटर को हम बहुत यूज कर लेते हैं तो हम स्वेटर को अगर सनलाइट में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे फैब्रिक्स जो है वो निकले हुए दिखेंगे। उन फैब्रिक्स को बर्स कहा जाता है। तो ये बर्स जो है इसको हम रिमूव करेंगे बिफोर सिंथेसाइजिंग द वुल इनटू फैब्रिक। ओके, सो स्टेप 4 इज रिमूवल ऑफ बर्स। एक बार बर निकल जाएगा तो फैब्रिक जो है उसको हम डाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। कौन सा कलर में डाई करना है, इट विल डिपेंड। डाइड फैब्रिक को स्ट्रेट करेंगे, कोम करेंगे एंड इट विल बी रोल्ड इनटू अ यार्न, जो वुल का यार्न होता है। लॉन्ग वाले जो फैब्रिक्स होते हैं, इट इज यूज टू मेक लॉन्गर स्वेटर्स या फिर लंबे लंबे शॉल्स जो होते हैं वो सब बनाने के लिए लॉन्ग फैब्रिक्स का यूज किया जाता है। और जो शॉर्ट फैब्रिक्स बचे हुए हैं वो वुलन क्लोथ्स के लिए यूज करते हैं। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑफ कन्वर्टिंग वुल इनटू फैब्रिक, जो कि हम यूज कर सके। सो वुल को यार्न में कन्वर्ट करने का प्रोसेस था ये 6 स्टेप का। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ये सभी इंडस्ट्री जो है, जो अभी हम देखे वुल वुल को कन्वर्ट करने का इनटू यार्न, इसमें हमने देखा कि एनिमल का जो हम स्किन रिमूव करते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ शेयरिंग। ये जो शेयरिंग का प्रोसेस है, इसमें एनिमल के साथ ह्यूमन का कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके स्किन के साथ हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी में पहले से ही एक बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस, नाम बैसिलस है, इसका मतलब वी कैन कंक्लूड कि ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सो दिस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज infectious.
ये एनिमल्स में एक एंथ्रैक्स करके डिजीज होता है, वो कॉज करता है। ये जो डिजीज है एंथ्रैक्स, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एनिमल्स, ये एनिमल से ह्यूमन को भी कंटेजियस है, हो सकता है, फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। तो जब एंथ्रैक्स से बीमार कोई एनिमल होगा और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आएगा, एंड इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग स्किन वगैरह से बहुत ज्यादा कांटेक्ट रहेगा, तो बहुत हाई चांसेस है कि एंथ्रैक्स जैसा डिजीज जो है वो कम्युनिकेट हो जाए। एंथ्रैक्स एक बहुत रेयर टाइप का डिजीज है, बट इट इज सीरियस। एंथ्रैक्स में क्या होता है, स्किन में इंफेक्शन होने लगता है, अल्सर होता है, ये सभी चीजें हमें एंथ्रैक्स में देखने मिलती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता है। आज के डेट में एंथ्रैक्स जो है इट इज वेरी रेयर, क्योंकि एनिमल्स जो है उनका वैक्सीनेशन बहुत रेगुलर हो गया है। पहले ये सब नहीं था, तो एंथ्रैक्स वाज वाइड स्प्रेड। एंथ्रैक्स का दूसरा नाम है सॉर्टर्स डिजीज, क्योंकि जो सॉर्टिंग और शेयरिंग का प्रोसेस करते हैं उनमें ये ज्यादा मिलता था। ओके, तो एंथ्रैक्स के बारे में सभी को समझ में आया कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड कैसे। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मीनिंग जो लोग ये पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में है उनमें ये पर्टिकुलर डिजीज ज्यादा मिलेगा। एवरीवन, ओके, सो यहाँ पे वुल खत्म होता है एंड हम लास्ट फैब्रिक देखेंगे जो कि है सिल्क। सिल्क जो है हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनका रेयरिंग, जो उनको हम कमर्शियल स्केल में ग्रो करते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम सिल्क वॉर्म को ग्रो करेंगे, उनसे सिल्क ऑब्टेन करेंगे। सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये नेचुरली फाइबर को स्पिन कर देते हैं। जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम जैसे कि हमने देखा, कॉटन वुल को हमने पहले यान में कन्वर्ट किया और यान को हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते थे। तो ये जो प्रोसेस था यान बनाने का, सिल्क वॉर्म वो नेचुरली खुद कर देते हैं, हमें यान का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बस वो फाइबर जो हमें मिला है उसे स्ट्रेट करना होता है और उसे यूज करना रहता है। सो सिल्क वर्म जो एनिमल है इट इज एक्चुअली अ मॉथ। ये मॉथ जो है इट यूजुअली बिलोंग्स टू द फैमिली कॉल्ड बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स का जो जीनस है वो उसमें बिलोंग करता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉथ जो होता है वो होता है बॉम्बिक्स मोरी। स्पीशीज का नाम मोरी होता है। सो बॉम्बिक्स मोरी एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सिल्क मॉथ। ये इंसेक्ट जो होता है ये मलबेरी ट्रीज जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर हमें सिल्क का प्रोसेस देखना है कि हमें सिल्क कैसे मिलता है, हम सिल्क का फैब्रिक कैसे बनाते हैं, वो देखने से पहले हमें बॉम्बिक्स मोरी का लाइफ साइकिल देखना होगा कि बॉम्बिक्स मोरी अपना लाइफ कैसे स्पेंड करता है। तो पहले हम वो देखेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। एक फीमेल सिल्क मॉथ होती है। One female silk moth can lay about 350 eggs at a time. At a time वो 350 eggs lay करती है। ये egg laying naturally कहाँ होता है, ये मलबेरी लीव्स में होता है। मलबेरी ट्री का जो लीव्स होता है वो बहुत हेयरी होता है, तो उसमें सेफली वो कहीं eggs lay कर देगी अराउंड 350, जो कि हैच होंगे इनटू लार्वा। ये फीमेल मॉथ है बॉम्बिक्स मोरी। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये एग्स है। ये यूजुअली ले करेगी इन मलबेरी लीव्स, कंसील्ड इन मलबेरी लीव्स। ये नेचुरली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कहाँ होता है। ये एग्स जो है वो इवेंचुअली हैच करेंगे और एक लार्वल स्टेज आएगा। लार्वल स्टेज हमने पढ़ा है क्या होता है। लार्वा एक ऐसा फेज होता है जो कि एडल्ट को भी रिजेंबल नहीं करता और अपने पहले वाले स्टेज को भी रिजेंबल नहीं करता। तो ये रहा उसका लार्वल स्टेज जो कि होता है कैटरपिलर का, जो कि हम कहते हैं सिल्क वॉर्म। तो ये जो लार्वल स्टेज है ये अराउंड फॉर अबाउट 25 टू 30 डेज मलबेरी ट्री के लीव्स जो है उसको खाएगा। मलबेरी ट्री का जो लीव्स है ये उसको बहुत हाई रेट में कंज्यूम करता है। तो अराउंड आफ्टर आई थिंक 1 मंथ, 30 डेज के टाइम पीरियड में जिसमें मलबेरी लीव्स को कंज्यूम करेगा और साइज में बड़ा होता जाएगा, उसके बाद
ही विल सी ये जो मॉथ है, सॉरी ये जो कैटरपिलर है, ये अपना मैक्सिमम साइज रीच कर चुका होगा। तो ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट स्पिनिंग ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराउंड इटसेल्फ। ये खुद बनाता है उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को और ये अपने आप को उसमें रैप करना स्टार्ट कर देता है, और ये अपने आप को पूरी तरह से इस ककून जैसे स्ट्रक्चर में रैप कर देता है। इस स्पेस को हम कहते हैं प्यूपा। प्यूपा ये पूरे एनिमल को कहते हैं, और ये जो रैपिंग है इसको हम कहते हैं ककून। ककून एक कवरिंग है, और ये जो कवरिंग के अंदर एनिमल है उसको हम बोलेंगे प्यूपा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ककून एंड प्यूपा। तो ये जो ककून है, फाइनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ककून ब्रेक हो जाता है और उसमें से सिल्क मॉथ निकल जाता है, एंड द साइकिल इज रिपीटेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सिल्क कैसे मिलेगा? तो वेट अ सेकेंड। ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैटरपिलर जो है आफ्टर 30 डेज का टाइम पीरियड इट स्टार्ट्स वीविंग अ नेट अराउंड इटसेल्फ, और वो नेट जो है वो ककून बना देता है, एंड इट कवर्स द एनिमल इंटायरली। दैट एट दैट फेज उस एनिमल को हम प्यूपा कहेंगे। ओके, फर्दर प्यूपा डेवलप होता है और वो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट वाज द लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी या फिर सिल्क मॉथ। अब हमें सिल्क यार्न कैसे मिलेगा? तो वो जो ककून वाला फेज था, ये वाला, हम क्या करेंगे, हम कमर्शियली इस ककून फेज को कल्टीवेट करेंगे। हमारे लिए ये वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कमर्शियली क्या होता है, ये जो एडल्ट सिल्क मॉथ होती है इनके एग्स को ले किया जाता है मलबेरी लीव्स में ही। जहां मलबेरी प्लांटेशन होता है वहां पे इनका पॉपुलेशन नेचुरली बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे उनके ये एग्स जो होते हैं वो मलबेरी लीव्स के अंदर होते हैं। एक बार कैटरपिलर ग्रो हो जाता है और कैटरपिलर ककून बन जाता है, इन ककून को कलेक्ट किया जाता है, और ककून को कलेक्ट करने के बाद इस ककून को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है। जब ककून बॉइलिंग वाटर में गिरता है तो अंदर जो प्यूपा प्रेजेंट है, जो मॉथ बनने वाला है, वो तो मर जाएगा, पर ये जो रैपिंग है वो धीरे धीरे अनकॉइल होने लगेगा, और अनकॉइल होके ये थ्रेड जैसा शाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उसके बाद वंस ये शाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेपरेट हो गया है प्यूपा से, इसको निकाल दिया जाता है द थ्रेड विच वी नीड। और ये जो थ्रेड है इसको फिर हम आगे मॉडिफाई करते हैं एंड वी मेक इट इनटू सिल्क। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑन कमर्शियल लेवल जिससे हमें सिल्क मिलता है। सो ककून इज द इम्पोर्टेंट फेज जिसको हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद बॉईल करते हैं। अगर हम वाटर में इसको बॉईल नहीं कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो एक्सपोज इट इनटू सन। सनलाइट में, बहुत हाई सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तो भी ये ककून जो है वो प्यूपा अंदर का मर जाएगा बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, एंड ये जो रैपिंग है ककून का, इट विल स्टार्ट टू सेपरेट। ओके, सिल्क जो होते हैं उनकी सिल्क मॉथ की बहुत सारी वैरायटी होती है। हमने जो डिस्कस किया वो डोमेस्टिक सिल्क मॉथ था, स्पीशीज का नाम था बॉम्बिक्स मोरी। पर सिर्फ बॉम्बिक्स मोरी एक ही स्पीशीज नहीं है, वैसे बहुत सारे स्पीशीज होते हैं। तो उन सभी स्पीशीज से अलग अलग वैरायटी ऑफ सिल्क मिलता है, सभी का सिल्क सिमिलर नहीं होगा। सो व्हाट विल बी व्हाट विल बी द डिफरेंस? तो डिफरेंस आएगा टेक्सचर में, क्वालिटी में, कितना शाइन कर रहा है वो, कितना स्मूथ है। सिल्क के वैरायटीज हमने सुने होंगे, तसार सिल्क होता है, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज से ऑब्टेन किया गया सिल्क होता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो हमने डिस्कस किया मलबेरी सिल्क मॉथ, वो होता है। इसको मलबेरी सिल्क मॉथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस मॉथ का लाइफ साइकिल नेचुरली मलबेरी ट्री में ही कंप्लीट होता है। ओके, सो सिल्क फाइबर जो ककून से हमने एक्सट्रैक्ट किया आफ्टर बॉइलिंग देम, उस वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्टरस होता है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिल्क का थ्रेड इज वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रेड। ठीक है, सेरीकल्चर ये जो ऑक्यूपेशन है ये बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है इन इंडिया। इंडिया जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में सिल्क प्रोड्यूस करता है। हाउएवर फर्स्ट रैंक में चाइना है। चाइना प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सिल्क इन वर्ल्ड। ये जो प्रोसेस ऑफ सेरीकल्चर है ये भी चाइना में ही डिस्कवर हुआ था
इसका टाइम पीरियड, डिस्कवरी का टाइम पीरियड एक्चुअली नोन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू चाइनीज लेजेंड अराउंड 3000 to 3500 BC, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में सेरिकल्चर को सबसे पहले चाइनीज लोगों ने डिस्कवर किया था। ओके, तो यहाँ पे कमर्शियल प्रोसेस डिस्कस किया गया है फ्रॉम ककून टू सिल्क। जो अभी मैंने बताया सिल्क प्रोसेसिंग, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पाइल ऑफ ककून जो कि कलेक्ट किया गया है उसको यूज करते हैं, उसको हम बॉईल करेंगे, इधर हम उसको बॉईल करेंगे या फिर एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, या फिर वी कैन ऑल्सो एक्सपोज इट टू स्टीम। और सिल्क फाइबर जो है इट विल सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड, ककून से जब हम सिल्क थ्रेड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क कहते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग मशीन्स यूज करके किया जाता है, जिसमें जो ककून बहुत टाइटली रैप्ड होता है, तो उसको अनवाइंड करना होता है विदाउट ब्रेकिंग इट। तो ये वाला प्रोसेस इज डन बाय मशीन्स। और उसके बाद एक बार सिल्क थ्रेड हमें मिल जाता है, सो वी कैन गिव इट टू द वीवर्स, वो लोग वीव कर देंगे इसको। तो ये कमर्शियल प्रोसेस था। ये एडल्ट सिल्क मॉथ है बॉम्बिक्स मोरी, और ये उसका ककून है, ककून विच इज रैप्ड, सॉरी प्यूपा विच इज रैप्ड इन ककून। और ये लीफ जो है इट इज मलबेरी लीफ। ओके, सो इधर एक और पॉइंट है, वो जो चाइना में मैं बता रही थी चाइनीज लेजेंड जो है, जिसमें वो लोग कहते हैं कि अराउंड 3000 BC में सेरिकल्चर का जो प्रोसेस है वो चाइनीज लोगों ने डिस्कवर किया। वो एक बहुत लंबे टाइम तक चाइनीज लोगों ने सीक्रेट रखा था। एक्चुअली डिस्कवरी जो है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, वो जो एम्परर था उस समय का चाइना में, उसने अपनी वाइफ को, द एम्प्रेस को उसने एक टास्क दिया कि मलबेरी के जो प्लांटेशन है वो इतने डैमेज कैसे हो जाते हैं, उसका रीजन पता लगाने का। सो द एम्प्रेस शी वाज रोमिंग इन द गार्डन्स, जो उनका मलबेरी प्लांटेशन है वो वहां घूम रही थी, टू फाइंड आउट कि एक्चुअली क्या हो रहा है मलबेरी के ट्रीज को जो इतना डैमेज हो जा रहा है वो। सो शी फाउंड दीज लीव्स जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट कलर के कुछ ककून लाइक स्ट्रक्चर्स रखे हुए थे। और उसके हाथ में जो वो घूम रही थी जब प्लांटेशन में, उसके पास एक चाय का कप था, शी वाज ड्रिंकिंग टी। तो अचानक से क्या हुआ, लीफ से जो ककून था वो उसके चाय में गिर गया, एंड शी सॉ कि ये जो ककून गिरा है वो सेपरेट हो रहा है, द थ्रेड्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम द प्यूपा। इस टाइम उसको पता चला कि ये एक फैब्रिक है, और आगे इसमें इन्वेस्टिगेट करने पे ये फैब्रिक डिस्कवर हुआ चाइना में। और चाइनीज लोगों ने ये सीक्रेट को बहुत गार्ड करके रखा था, ये सिर्फ स्पेशलिटी थी चाइना की। तो चाइना वॉज नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर सेलिंग सिल्क। सिल्क का जो ट्रेडिंग था वो चाइना में होता था, इसीलिए जो ट्रेडर्स थे वो चाइना जाने वाले रूट को सिल्क रूट कहते थे। सिल्क रूट जो कि नाम फेमस है हिस्ट्री में भी, ये ऐसे नाम पड़ा इसका। तो सभी को ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया सिल्क प्रोसेसिंग का। बॉम्बिक्स मोरी का लाइफ साइकिल, किसी को प्रॉब्लम है उसमें? तो यहाँ पे वो जो फैब्रिक का चैप्टर था, नेचुरल फैब्रिक्स, वो कंप्लीट होता है। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें हमने 4 फैब्रिक ही डिस्कस किए। एक कॉटन था, दूसरा जूट, ये दोनों प्लांट ओरिजिन फैब्रिक था, और 2 फैब्रिक्स जो हमने डिस्कस किए वुल एंड सिल्क, ये दोनों एनिमल ओरिजिन फैब्रिक्स थे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, पर हम उसका इंट्रोडक्शन अभी देख लेंगे। ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इसका मतलब है हम इस टॉपिक में एक्चुअली देखने क्या वाले हैं, हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे सराउंडिंग्स में रहते हैं, उनके जो सराउंडिंग है उनको वो सराउंडिंग को हम एक्चुअली कहते क्या है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में रहने के लिए अपने अंदर क्या क्या जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर लाया है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है बात हैबिटेट का। हैबिटेट क्या होता है? तो ये जो सराउंडिंग टर्म था टॉपिक के हेडिंग में, वो है हैबिटेट।
सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, वी कॉल इट हैबिटेट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीटली अपने हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर। सो हैबिटेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को सभी नीड्स फुलफिल करके देती है। हैबिटेट का मीनिंग है अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। ड्वेलिंग प्लेस मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म घूमता फिरता है। सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज एक हैबिटेट को शेयर कर सकती है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। सो टाइप्स ऑफ हैबिटेट हम ब्रॉडली टू डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड सेकंड वन इज एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या आ जाता है? सो द प्लांट्स एंड एनिमल जो कि लैंड में रहने लगते हैं, दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू लिव ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, या फिर ऐसे एनिमल जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का क्या एग्जांपल है? तो फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज या फिर माउंटेन रीजन, माउंटेनियस रीजन जो है, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में वी कैन क्लासिफाई। नेक्स्ट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट के जो प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू लिव अंडर वाटर या फिर लिव इन वाटर। एक्वेटिक हैबिटेट में कौन कौन से एरियाज हम क्लासिफाई कर देंगे? तो पॉन्ड, स्वम्प, लेक, रिवर, ओशन, ये सभी एक्वेटिक हैबिटेट में आ जाएंगे। इसमें से पॉन्ड, लेक, रिवर, ये जो तीन कैटेगरी है, ये है फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट, एंड स्वम्प एंड ओशन। स्वम्प और ओशन जो है, इट इज सॉल्ट वाटर हैबिटेट, दैट इज सलाइन, सलाइन हैबिटेट। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या चीज होता है, इकोसिस्टम किस चीज से बनता है, हम वो यहाँ पे देखेंगे। तो एक इकोसिस्टम को जब भी हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन अ गिवन एरिया। एक एरिया में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है और जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट है, उन सभी को एक साथ लाके हम एक इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। So we can say that ecosystem is made up of biotic and abiotic component. और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ये जो टू डिफरेंट कंपोनेंट है, ये आपस में एक दूसरे से हमेशा इंटरैक्ट करते हैं इन अ गुड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट एक एरिया का वो कंपोनेंट होता है जो कि लिविंग है, एज इन प्लांट, एनिमल, इन अ गिवन हैबिटेट जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सभी उस एरिया का बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट एक हैबिटेट का नॉन लिविंग थिंग बनाता है। नॉन लिविंग जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो एबायोटिक कंपोनेंट में क्लासिफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है। इवन सनलाइट एंड हीट, ये दोनों भी एबायोटिक कंपोनेंट में वी क्लासिफाई। So biotic along with abiotic component forms a ecosystem. Ecosystem interact, ecosystem के components always interact with each other. So abiotic component जो है, it will influence biotic component. Okay. So next part is adaptation. Adaptation actually होता क्या है? तो adaptation प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर या फिर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हैबिट, जो कि जिसके प्रेजेंस के वजह से, उन हैबिट या फिर फीचर्स के प्रेजेंस के वजह से प्लांट या फिर एनिमल उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पा रहा है। ऐसे हैबिट को, ऐसे फीचर्स को वी कॉल एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो है, इट टेक्स अराउंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू अकर इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले तो एबायोटिक इन्वायरमेंट जो है नेचुरली जल्दी चेंज नहीं होता है। नेचुरली एबायोटिक इन्वायरमेंट चेंज होने में इट टेक्स मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो जैसे एबायोटिक कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट का है स्लोली स्लोली चेंज होता जाता है, वैसे ही उस हैबिटेट में जो बायोटिक कंपोनेंट है वो इन्फ्लुएंस होके अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जो एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव और वो लोग एक्सटेंट हो जाते हैं। बट द एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हु अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा होता है।
फॉर एग्जाम्पल अडेप्टेशन हम देखें तो हम कैमल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कैमल इज वेरी नाइसली अडेप्टेड टू लिव अ लाइफ इन डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में कैमल जो है उनको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है। उनके पास लॉन्ग लेग्स है, उनका मेन बॉडी जो है वो लॉन्ग लेग्स के वजह से लैंड से बहुत दूर है। तो जो सैंड है इट इज वेरी हीटेड, और उसका बॉडी जो है इट इज फार अवे बिकॉज ऑफ लॉन्ग लेग्स। तो ये लॉन्ग लेग्स जो है वो उसके बॉडी को हॉट सैंड से दूर रखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैमल जो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करेगा। उसके यूरिन में यू वॉन्ट फाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर मिनिमम यूज होता है। मोस्ट ऑफ द compound which you will find in the urine of camel is going to be urea. उनका जो डंग होता है वो ड्राई होता है, दे डू नॉट स्वेट। उनका जो स्किन होता है उसमें स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। तो यू कैन सी कैमल एक कैमल ऐसे अडेप्ट हुआ है कि उसका वाटर जो है वो वाटर वेस्ट जो हो रहा है वो मिनिमाइज हो गया है। अलॉन्ग विद दैट कैमल जो है इट कैन एट अ टाइम ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और उस वाटर को वो रिटेन भी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करेगा। सो ये अडेप्टेशन के वजह से कैमल डेजर्ट में सरवाइव कर पाया। तो ये एक एग्जाम्पल था कैमल का। नेक्स्ट थिंग इज अडेप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन। अभी लोग क्या करते हैं, अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन को एक ही समझ लेते हैं, उसके बीच का डिफरेंस उन्हें नहीं समझ में आता है। जैसे कि जब हम कोई हिली रीजन में जाते हैं तो हमें इनिशियली सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। वी कैन नॉट परफॉर्म स्टर्नस एक्सरसाइजेस इन दोस एरियाज। जब हम हिली रीजन में जाएंगे तो वैसा हम इमीडिएटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे स्टर्नस एक्सरसाइज। अलोंग विद दैट बहुत लोगों को नोज ब्लीड वो सब भी होता है जब हाई एल्टीट्यूड में वो लोग जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, तो क्या होता है, यस पूजा, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। तो जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी कम होता जाता है। ये जो दो इवेंट हुआ, दिस इवेंट मेसेस विद अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले तो हम ऑक्सीजन एयर जो हम इनटेक करेंगे उसमें उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, इसीलिए हमें बार बार सांस लेना पड़ेगा। तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सो दैट हमारा बॉडी जो है उसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए। तो जब हम कुछ समय रह लेंगे, जैसे हम हिली रीजन में सपोज हम सेटल कर गए, तो यू विल सी आफ्टर 6 months और परहैप्स अ ईयर और 2, ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे चला गया। तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो समझ जाता है कि अभी ऑक्सीजन हमें कम मिलने वाला है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, वो हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रोड्यूस होने के वजह से हम अपना ब्रीदिंग रेट कम कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके गाल लाल होते हैं, बिकॉज ऑफ उनका स्किन भी बहुत रेड होता है, जल्दी रेड हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन नेचुरली ज्यादा है। तो ये जो है इसको हम एडेप्टेशन नहीं कहेंगे। इवन दो यू विल फाइंड सम प्लेस जहां पे वो लोग वर्ड यूज करेंगे कि ह्यूमन अडेप्ट कर लेते हैं हिली रीजन में। वी डू नॉट अडेप्ट, वी एक्लिमेटाइज। हम एक्लिमेटाइज होते हैं। एक्लिमेटाइज जो होता है वो शॉर्ट चेंजेस होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ले आता है व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंज्ड। ये चेंजेस इनको होने में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नहीं लगते। इनफैक्ट ये चेंजेस इमीडिएटली हो जाता है, फ्रॉम मंथ्स टू इयर्स, इतने टाइम के अंदर ये हो जाएगा। सो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन अडेप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन। जो ह्यूमंस का एग्जाम्पल था वो एक्लिमेटाइजेशन का एग्जाम्पल था। तो सभी को इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ओके ओके, सो adaptation it does not take place in short period of time में you will not find adaptation. Adaptations होने के लिए पहले तो एबायोटिक फैक्टर्स में चेंजेस आना चाहिए, फिर एबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे बायोटिक फैक्टर्स को कि वो खुद में चेंजेस लाए, और तब हमें एडेप्टेशन दिखेगा।
जैसे कि मैंने कहा था, कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते विथ टाइम, तो वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन अडेप्ट देमसेल्फ विथ चेंजिंग एबायोटिक कंपोनेंट, वो सर्वाइव कर जाते हैं और वो डिफरेंट वैरायटी देते हैं हमें। ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज ऑल्सो अ बेसिस फॉर एवोल्यूशन। जब हम एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट वहां पे फिर से रिपीट होगा। ओके, यहाँ से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 हैबिटेट को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। फर्स्ट वन इज डेजर्ट, सेकंड वन इज माउंटेनियस रीजन, थर्ड वन इज ग्रासलैंड। टुडे वी विल डू डेजर्ट और माउंटेनियस रीजन एंड ग्रासलैंड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अलोंग विथ एक्वेटिक हैबिटेट। तो डेजर्ट, सबसे पहले डेजर्ट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हम वो पहले पॉइंट आउट कर लेंगे। डेजर्ट में हम एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस देखते हैं। सुबह के टाइम में, डे के टाइम में टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली हाई होता है, वेराज जैसे सनसेट हो जाता है उसके बाद टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी ड्रॉप करने लगता है टू द पॉइंट वेर इट रीचेस सब जीरो टेम्परेचर एट नाइट। तो ये एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन हम डेजर्ट में क्यों देखते हैं? किसी को कोई आइडिया है कि डेजर्ट में व्हाई डू वी सी सच फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर? एनीवन? लैक ऑफ क्लाउड, करेक्ट। सो क्या होता है आलम, अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ क्लाउड तो एक रीजन है, और 2 फैक्टर है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बॉडीज, डेजर्ट एरिया में वाटर बॉडीज नहीं होते हैं, क्लाउड नहीं होता है, और अलोंग विद दैट ह्यूमिडिटी जो होती है उस एरिया की वो बहुत कम होती है। तो विंड जो होता है उसमें मॉइस्चर नहीं होता। तो हम देख रहे हैं ये तीनों फैक्टर में हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो है वाटर का क्वांटिटी। वाटर इन एटमोस्फियर वो भी नहीं है, वाटर बॉडीज भी नहीं है, और क्लाउड भी नहीं है। तो ये 3 फैक्टर्स जो है वो दिखा रही है कि इस रीजन में वाटर की स्केर्सिटी है हर जगह, लैंड में भी, मतलब वाटर बॉडीज में भी, एटमोस्फियर में भी। तो क्या होता है, वाटर एक कंपाउंड है जिसके पास बहुत ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है। जब सुबह के टाइम सन रहता है तो जो वाटर बॉडीज होंगे, जो एटमोस्फियर में क्लाउड होगा, जो मॉइस्चर होगा एयर में, वो क्या करेगा, उसमें वाटर जो प्रेजेंट है वो सन के रेस को ट्रैप कर लेगा। यस श्रुति, करेक्ट। तो ये जो सन के रेस को, सन के रेडिएशन को वाटर ने ट्रैप किया है वो इस एरिया में नहीं होगा। जब वाटर एब्सेंट है तो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो क्या होगा, जैसे सनसेट हो जाएगा, सन चला जाएगा, उसके बाद सन के जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन को पकड़ के रखने के लिए वाटर नहीं है, वाटर इज वेरी स्केर्स, तो ये रेडिएशन एस्केप कर जाएंगे। इनके एस्केप होने के वजह से वी विल सी द सडन ड्रॉप आफ्टर सनसेट इन टेम्परेचर। इसीलिए हम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन डेजर्ट में देखते हैं। ओके, तो ये तो डेजर्ट का फीचर हो गया। अभी हम एडेप्टेशन देखेंगे, एनिमल में क्या क्या होता है। कैमल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसके पास लॉन्ग लेग होते हैं ताकि वो उसके बॉडी को सैंड से, हॉट सैंड से अवे रखे। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रीट होगा, यूरिन में अमाउंट ऑफ वाटर मिनिमलाइज हो जाएगा। उनका जो डंग होगा इट विल बी वेरी ड्राई, देयर विल बी नो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन कैमल। ये सभी चेंजेस क्या हमें दिखा रहे हैं, हमें ये दिखा रहा है कि कैमल को बहुत कम वाटर में भी वो सर्वाइव कर जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, कैमल के पास होता है हम्प में कैमल फैट को स्टोर करके रखता है। इन केस कैमल को खाना बहुत टाइम तक नहीं मिला तो ये जो हम्प में स्टोर किया गया फैट है, कैमल उस फैट को ब्रेक डाउन करेगा और उससे एनर्जी डिराइव करेगा। सो कैमल कैन सर्वाइव विदाउट फूड, विदाउट वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अलोंग विद दैट, कैमल के पास बहुत लॉन्ग आई लैशेस होते हैं, थिक आईलिड्स होते हैं, और हेयर बहुत थिक होते हैं। ये उसको डस्ट से प्रोटेक्ट करेंगे, उसके आईज को। तो ये सभी एडेप्टेशन है जो कि हमने कैमल में देखा। ये कैमल के आईलैश, कैमल के लॉन्ग लेग्स अलोंग विथ हम, ये तो कैमल के बारे में हो गया। अपार्ट
फ्रॉम कैमल और भी बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनमें क्या क्या अडेप्टेशन होता है। तो एक मेजर अडेप्टेशन यू विल सी कि वो लोग नॉक्टर्नल हैबिटेट को प्रेफर करेंगे। सुबह वो लोग क्या करेंगे, सैंड में बरो बनाएंगे, एक टनल जैसा बनाएंगे, सैंड में बरो डिग करेंगे और वो उसमें छुप करके पूरा दिन बिता देंगे। और नॉक्टर्नल, जैसे ही सनसेट हो जाएगा वैसे ही ये सभी एनिमल्स बाहर निकलेंगे अपने बरो से और फिर अपना कंटिन्यू करेंगे दिन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सुबह बहुत इंटेंस हीट होता है। ड्यू टू दिस इंटेंस हीट वाटर लॉस जो है वो होना ही है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए वो लोग नॉक्टर्नल हैबिटेट को अडेप्ट कर लेते हैं। ये तो एनिमल्स की बात हो गई। प्लांट में हम क्या अडेप्टेशन देखते हैं, तो प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट क्या करता है, जो वाटर होता है उसको वेपर बना के रिलीज कर देता है फ्रॉम लीव्स। लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ के बैक साइड में प्रेजेंट होंगे। फ्रंट में भी होता है बट नंबर उसका कम होगा फ्रंट में। सो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो प्लांट के बॉडी में वाटर है वो उसको एज अ वेपर रिलीज कर देगा फ्रॉम स्टोमेटा। पर डेजर्ट प्लांट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो वाटर को इस तरह से रिलीज करे, वेपर बना करके ट्रांसपिरेशन करे। उनके पास वाटर की क्वांटिटी कम है। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने लीव्स को रिड्यूस कर देंगे। उनका लीव्स विल बिकम स्पाइन, जो कि हम कैक्टस के केस में देखते हैं। जो कैक्टस का ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो कैक्टस का लीफ नहीं होता, वो कैक्टस का स्टेम होता है। कैक्टस का स्टेम अडेप्ट हो जाता है और स्टेम थिक हो जाता है टू स्टोर वाटर। और स्टेम के ऊपर जो नीडल होते हैं वो कैक्टस के लीफ होते हैं, जो कि अडेप्ट हो चुके होते हैं इनटू स्पाइन टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो स्पाइन बन जाएंगे। स्पाइन्स में नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ही कम होंगे, अनलाइक लीफ। लीफ जो कि बहुत बड़ा होता है, उसके सरफेस एरिया में बहुत स्टोमेटा आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टेम होगा कैक्टस का या फिर कैक्टस लाइक प्लांट्स का, उनके पास एक थिक वैक्सी कोटिंग रहेगा जिससे वाटर जो है वो प्रिवेंट होगा, वाटर लॉस। जो कैक्टस का स्टेम है इट इज अडेप्टेड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो लीफ के जगह कैक्टस में स्टेम परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, रूट जो है दे विल गो वेरी डीप इन द सॉइल टू फाइंड वाटर। वाटर जो है उसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने के लिए रूट सिस्टम विल बी वेल डेवलप्ड। तो ये सभी अडेप्टेशन यू सी इन प्लांट्स एंड एनिमल इन डेजर्ट एरिया। तो सभी को यहां तक क्लियर है? इसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग या फिर कुछ डाउट है? ओके, सो थैंक यू एवरीवन।